हेलो एवरीवन। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो वो हमारे एसबीआई एसओ के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीक्यूज़ को लेके हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो एमसीक्यूज़ हैं उसके साथ साथ ही टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि अगर उससे रिलेटेड और कोई एमसीक्यू भी आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। तो यहाँ पे हम नोट्स नहीं, मतलब कि लेक्चर नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीक्यूज़ ही स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एमसीक्यूज़ के साथ-साथ टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर फिर भी आप चाहते हैं कि हम लेक्चर नोट्स भी पढ़ें या एक कोई शॉर्ट वीडियो बन पाए जिसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एक बार ओवरव्यू, यानी कि जो भी टॉपिक्स हैं उनका ओवरव्यू डिस्कस कर सके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर जितने ज़्यादा मुझे इस चीज़ के कमेंट्स आएँगे कि हाँ मैम, लेक्चर नोट्स की एक ओवरव्यू हमें मिल जाए, जिससे कि हमें पता चले कि अच्छा क्या-क्या टॉपिक्स आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में और उनके लिए किस तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं आने वाले आपके एसबीआई एसओ एग्ज़ाम में। गेट के अंदर क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, मेनली कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसके बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जबकि जो आपके जो ये अदर एग्ज़ाम्स हैं उनमें क्या होता है, आपके फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम एक ओवरव्यू ले सकें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ज़्यादा मेरे पास इसके लिए कमेंट्स आते हैं कि हाँ मैम, हमें एक लेक्चर नोट्स का ओवरव्यू चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली क्रिएट वन वीडियो, जहाँ पे कि 1 या 2 घंटे की वीडियो होगी, जिसके अंदर हम एक बार कंप्लीटली ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस कर लेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा। इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो देखो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशंस को समझ जाएंगे, ठीक है? तो देखो, यस, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इंटरफेस होता है आपके हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम का। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, ये भी सही है। एंड इट इज अ सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो देखो तीनों ही जो हैं ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए एक प्रोग्राम है, ठीक है ना? ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को, एज वेल एज इट इज एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन योर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कमांड इंटरप्रेटर। ठीक है, अब कमांड इंटरप्रेटर क्या होता है, जो मेन फंक्शन होता है ना कमांड इंटरप्रेटर का, सबसे पहले तो वो चीज आप देखिए, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड। जो भी यूजर स्पेसिफाइड कमांड है, नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड है, उस कमांड को फैच करता है और उस कमांड को एग्जीक्यूट करता है। बेसिकली जो कमांड इंटरप्रेटर है ये क्या चेक करता है, जो भी वैलिड कमांड्स है उनको चेक करेगा, और अगर कमांड्स वैलिड है तो उनको रन कर देगा, अदरवाइज क्या करेगा, उनके लिए एरर थ्रो कर देगा। अगर कोई इनवैलिड कमांड्स आपने यहाँ पे डाली है, तो अगर इनवैलिड हुई तब तो एरर थ्रो कर देगा, और कमांड वैलिड हुई तो एग्जीक्यूट कर देगा। तो मेन फंक्शन क्या है, टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो देखो, जब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके अंदर हम बहुत सारे एल्गोरिथम्स जो हैं वो पढ़ते हैं। तो उनमें से देखो कौन कौन सी, प्रायोरिटी एक एल्गोरिथम है, राउंड रॉबिन भी एल्गोरिथम है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये सब जो एल्गोरिथम्स आपकी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी होती है आपकी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम भी होती है, ठीक है ना? इस और आपकी हो जाती है फिर मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, ठीक है, ये भी एक एल्गोरिथम है। और इसके अलावा क्या हो जाएगी आपकी, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। तो ये कुछ और क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपकी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती हैं। तो ये सारे एल्गोरिथम्स के खुद के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स आप इन एल्गोरिथम्स को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय दी, यानी कि अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को यूज करना है तो जो इंटरफेस है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, आपका सिस्टम कॉल्स के थ्रू, ठीक है ना? तो अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज आपको यूज करनी है, आपको एक्सेस करनी है, तो उसके लिए आपका इंटरफेस जो है सिस्टम कॉल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और ये क्या होते हैं, ये कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि आपके सी और सी प्लस प्लस में लिखे होते हैं, और इनके लिए जो बेसिक कमांड्स यूज होती हैं या आपके जो कॉल्स यूज होते हैं, सिस्टम कॉल्स यूज होते हैं, कुछ जो बेसिक्स हैं वो क्या है, ओपन हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है ना, रीड हो गया, ठीक है, राइट हो गया,
ठीक है, ये कुछ आपके प्रोमिनेंटली यूज्ड सिस्टम कॉल्स है। नेक्स्ट देखो सीपीयू शेड्यूलिंग इज द बेसिस ऑफ। सीपीयू शेड्यूलिंग किसका बेसिस है आपका? ये क्या होता है, जब आपको मल्टी प्रोग्रामिंग करनी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तब आप क्या यूज करते हो? सीपीयू शेड्यूलिंग, यानी कि एक से ज्यादा प्रोग्राम्स आपको शेड्यूल करने हैं तो उसके लिए आप यूज करते हो सीपीयू शेड्यूलिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, हमें नॉट ट्रू बताना है। तो ठीक है, सब इसमें क्या दे रखा है, देखो उन्होंने कर्नल के बारे में कुछ चीजें बता रखी हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो नॉट ट्रू है। तो सबसे पहले हम कर्नल के मतलब बारे में समझते हैं कि क्या है। तो देखो कर्नल क्या होता है, ये फर्स्ट प्रोग्राम होता है। कर्नल इज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट इज लोडेड इन अ मेमोरी, दैट इज लोडेड इन अ memory, okay, when OS is loading as well as it remains in a memory till OS is running। यानी कि जब आपका OS लोड हो रहा होता है तब कर्नल फर्स्ट प्रोग्राम होता है जो कि मेमोरी में लोड होता है, और ये मेमोरी में कब तक रहता है? जब तक आपका OS जो है वो रनिंग फैशन में। ठीक है, कर्नल बेसिकली एक कोर पार्ट है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। कर्नल इज अ कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपका रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, मैनेजिंग द रिसोर्सेस। इसके अलावा अलाउइंग मल्टीपल प्रोसेसेस टू यूज द रिसोर्सेज। ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसेस अगर हैं उनको अलाउ करता है कि रिसोर्सेज को यूज कर सके और प्रोवाइड करता है सर्विसेज टू वेरियस प्रोसेसेस। ठीक है, कर्नल मॉड्यूल्स जो होते हैं आप उनको लोड भी कर सकते हो और आप उनको अनलोड भी कर सकते हो रन टाइम पे, यानी कि जब आपका रनिंग ओएस है उस टाइम पे आपका कर्नल मॉड्यूल्स जो है वो लोड भी हो सकते हैं, अनलोड भी हो सकते हैं। रिसोर्सेज को कर्नल मैनेज करता है। फर्स्ट प्रोग्राम है जो मेमोरी में लोड होता है जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है। ठीक है ना, और ओएस जब तक रन करेगा तब तक ये मेमोरी के अंदर रिमेन रहता है। इसके अलावा ये मल्टीपल प्रोसेसेस को अलाउ करता है रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, एंड ऑल्सो वेरियस प्रोसेसेस को ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो देखो, कर्नल रिमेन्स इन द मेमोरी ड्यूरिंग द एंटायर कंप्यूटर सेशन, तो ये तो बात ट्रू है। कर्नल इज मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स विच कैन नॉट बी लोडेड इन रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अभी मैंने आपको बताया कर्नल को आप लोड और अनलोड दोनों कर सकते हो रनिंग टाइम पे, तो ये बात हो गई आपकी फॉल्स। तो आपका आंसर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा देखो, कर्नल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये बात तो सही है, ट्रू है, अभी मैंने आपको बता दिया। एंड कर्नल इज द प्रोग्राम दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द सेंट्रल कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बात भी है सही। ठीक है, क्योंकि कर्नल क्या होता है? कोर पार्ट होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the following errors will be handled by operating system? lack of paper in printer, कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क, पावर फेलियर। तो देखो इन सबके नोटिफिकेशन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन एरर्स को हैंडल करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी मेंशन। इसके अलावा भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंटिन्यूसली जो भी रिसोर्सेज है उनको मॉनिटर करता रहता है, एंड ऑल्सो कोई एरर्स है तो उनको डिटेक्ट करता है और उन एरर्स को करेक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेस्ड इन अ मेमोरी। तो देखो, आपके इंटरप्ट वेक्टर की लोकेशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे है। तो ये आपका लो मेमोरी में भी हो सकता है, हाई मेमोरी में भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करता है? कि जो आपका इंटरप्ट वेक्टर है उसकी लोकेशन क्या है, उसके बेसिस पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्लेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if a process fails most operating systems write the error information to a, यानी कि अगर कोई प्रोसेस फेल होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं उसके लिए इंफॉर्मेशन कहाँ पे लिखते हैं? तो इंफॉर्मेशन लिखी जाती है लॉग फाइल के अंदर। लॉग फाइल जो होती है, फिर लॉग फाइल के अंदर वो इंफॉर्मेशन लिखी जाती है और फिर ये लॉग फाइल जो है वो एग्जामिन होती है आपके डीबगर से के थ्रू। ठीक है ना, एग्जामिन बाय द डीबगर। ठीक है, एग्जामिन किसके थ्रू होती है? आपके डीबगर के थ्रू एग्जामिन होती है। क्या फाइंड आउट करने के लिए कि क्या एक्चुअल कॉज था आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। ठीक है, और ऑल्सो ये किसके लिए यूजफुल होती है? आपके सिस्टम प्रोग्रामर्स के लिए भी यूजफुल होती है फॉर करेक्टिंग द एरर्स। तो डीबगर जो है उस लॉग फाइल्स को यूज करता है टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, एंड ऑल्सो दीज लॉग फाइल्स आर यूजफुल फॉर योर सिस्टम प्रोग्रामर फॉर करेक्टिंग द एरर्स। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो, जो आपका आरटी लिनक्स है, क्यूएनएक्स है और वीएक्स वर्क्स है, ये तीनों क्या है? आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि जो पाम ओएस है ना, ये आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है।
मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। और इसको ये किसके लिए डेवलप्ड हुआ था, आपके पीडीएस के लिए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस के लिए। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज OS X हैज। तो OS X हैज जो है वो क्या रखता है, आपका हाइब्रिड कर्नल रखता है, ठीक है। हाइब्रिड कर्नल क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है दो डिफरेंट कर्नल्स का। और इस OS X को डेवलप किसने किया था, एप्पल ने डेवलप किया था, ठीक है ना। और ओरिजिनली कैसे जाना जाता था, आपका मैक OS X, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन ओपन फाइल्स, पेंडिंग अलार्म, सिग्नल्स एंड सिग्नल हैंडलर्स, एड्रेस स्पेस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, सो ऑल ऑफ दी मेंशन, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी प्रोसेस होती है ना, उसका खुद का एड्रेस स्पेस होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, एड्रेस स्पेस होता है। उस एड्रेस स्पेस के अंदर वो क्या कंटेन करके रखती है, प्रोसेस कोड, ठीक है, डेटा, स्टैक, ठीक है, एंड योर हीप सेगमेंट्स, ठीक है, हीप सेगमेंट्स। इसके अलावा हर प्रोसेस की खुद की लिस्ट ऑफ फाइल्स होती हैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ फाइल्स होती हैं जो कि ओपन होती है प्रोसेस के थ्रू। और उसके अलावा क्या होते हैं, उसके पास पेंडिंग अलार्म्स भी होते हैं, सिग्नल्स भी होते हैं और सिग्नल हैंडलर्स भी होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है एक प्रोसेस रख सकती है, इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी मेंशन। नेक्स्ट देखिए, cascading termination refers to the termination of all child process if the parent process terminates। अब चाहे आपकी पेरेंट जो प्रोसेस है वो आपकी चाहे नॉर्मली टर्मिनेट हो चाहे नॉर्मली टर्मिनेट हो, दोनों ही केस में आपका कास्केडिंग टर्मिनेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या बताता है कि कुछ सिस्टम्स जो होते हैं वो आपकी चाइल्ड प्रोसेस को अलाउ नहीं करते एग्जिस्ट रहने के लिए अगर पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो गई है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, कास्केडिंग टर्मिनेशन जो होता है वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा नॉर्मली इनिशिएट किया जाता है, जिसमें सारी चाइल्ड प्रोसेसेस को टर्मिनेट कर दिया जाता है अगर उनकी पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो गई है। तो इसका आंसर क्या होगा, और चाहे पेरेंट प्रोसेस आपकी नॉर्मली टर्मिनेट हो चाहे और अब नॉर्मली टर्मिनेट हो, दोनों ही केस में क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सारी चाइल्ड प्रोसेसेस को टर्मिनेट कर देगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ प्रोसेस इज इन अ ब्लॉक्ड स्टेट वेटिंग फॉर सम IO सर्विसेज, व्हेन द सर्विसेज इज कंप्लीटेड इट गोज टू दी। तो देखो सपोज कोई प्रोसेस आपकी ब्लॉक्ड स्टेट में है, ठीक है ना, कोई प्रोसेस जो है आपकी किस स्टेट में है, ब्लॉक्ड स्टेट में, और वेट कर रही है कुछ IO सर्विसेज का। जब वो सर्विसेज कंप्लीट हो जाती है तो वो प्रोसेसेस आपकी कौन सी स्टेट में चली जाती है, रेडी स्टेट में, ठीक है, रेडी स्टेट में चली जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेडी स्टेट। प्रोसेस का ये आप ध्यान रखना, प्रोसेस कभी भी है ना डायरेक्टली आपकी रनिंग स्टेट में नहीं जाएगी। ऐसा नहीं कि ब्लॉक्ड स्टेट से आप डायरेक्ट उसको रनिंग स्टेट में भेज सकते हो, कभी भी डायरेक्टली रनिंग स्टेट में नहीं जाएगी, ठीक है ना। वेटिंग स्टेट से जब वो कहीं पे वेट कर रही है तो उस वेटिंग स्टेट से डायरेक्टली आप उसको रनिंग स्टेट में नहीं भेज सकते। सिर्फ वही प्रोसेस जो कि रेडी स्टेट के अंदर है वो आपकी जाती है रनिंग स्टेट के अंदर, जब भी CPU उनको अलोकेट होता है थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी आपकी प्रोसेस ब्लॉक्ड स्टेट में है, अगर कोई सर्विसेज कंप्लीट हो जाती है तो कौन सी स्टेट में चली जाती है, रेडी स्टेट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, द पोर्शन of the process scheduler in an operating system that dispatches processes is concerned with। तो इसका आंसर है आपका जो भी पोर्शन है ना आपकी प्रोसेस शेड्यूलर का ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो क्या करता है, प्रोसेसेस को डिस्पैच करता है, वो ओनली किसके साथ कंसर्न होता है आपकी, टू असाइनिंग द रेडी प्रोसेसेस टू CPU, ठीक है, इज कंसर्न विद असाइनिंग द रेडी प्रोसेस, जो भी रेडी प्रोसेसेस हैं उनको CPU को असाइन करने के लिए आपका डिस्पैच प्रोसेस कंसर्न होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, FCFS एल्गोरिथम इज पर्टिकुलरली ट्रबलसम फॉर। तो आपकी जो फर्स्ट कम फर्स्ट एल्गोरिथम है ये मेनली ट्रबलसम किसके लिए हो सकती है, आपके जो भी मल्टी आपके जो टाइम शेयरिंग सिस्टम्स हैं उनके लिए यूज हो आपके लिए क्या हो सकती है, ट्रबलसम हो सकती है, ठीक है। क्योंकि टाइम शेयरिंग सिस्टम में क्या होता है, हर जो यूजर है उसको CPU का कुछ शेयर चाहिए होगा एक रेगुलर इंटरवल के अंदर, जबकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब तो क्या है, जो पहले आया उसको आप सर्विसेज दे दो, जबकि ऐसा नहीं है। टाइम शेयरिंग सिस्टम का मतलब है हर यूजर को एक रेगुलर इंटरवल में कुछ CPU का पोर्शन चाहिए होता है और उस अकॉर्डिंगली उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने होते हैं। इसलिए FCFS जो है इट इज अ ट्रबलसम फॉर योर टाइम शेयरिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, फॉर एन इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन टू चेक फॉर डेडलॉक। तो यानी डेडलॉक कब चेक करना चाहिए आपकी इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, इसमें
क्या होगा, देखो जब भी रिसोर्स एलोकेशंस होते हैं ना, ठीक है, उस टाइम पे हो सकता है कि आपके डेडलॉक की कंडीशन आए। तो जो इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, उसमें हमेशा हमें वेरीफाई करना होता है कि कहीं डेडलॉक तो नहीं आ रहा। और कब करते हैं हम ये, ईच टाइम अ रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्सेज इज मेड एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अ डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम डायनामिकली एग्जामिन्स द। तो जो डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम होती है वो डायनामिकली क्या एग्जामिन करती है, आपकी रिसोर्स एलोकेशन स्टेट को एग्जामिन करती है। क्यों? क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन स्टेट जो होता है, दे आर यूज्ड टू मेंटेन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑलरेडी एंड करंट अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो रिसोर्स एलोकेशन स्टेट होती है उसके अंदर आपकी मेंटेन रखा जाता है कि आपकी ऑलरेडी और जो करंट रिसोर्सेज है ना, उनकी अवेलेबिलिटी को मेंटेन करके रखा जाता है। तो जब भी आप डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम्स यूज करते हो, ठीक है, तो वो क्या एग्जामिन करती रहती है, इन स्टेट्स को एग्जामिन करती रहती है कि कौन से रिसोर्सेज फ्री हैं और कौन से रिसोर्सेज एलोकेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, मेन मेमोरी अकोमोडेट्स। मेन मेमोरी जो है वो किसको अकोमोडेट करती है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को। नेक्स्ट देखिए, टू रिकवर फ्रॉम फेलियर इन द नेटवर्क ऑपरेशंस। ठीक है ना, अगर आपको नेटवर्क ऑपरेशन से फेलियर को रिकवर करना है तो इसके लिए आपको क्या मेंटेन करके रखनी पड़ती है, स्टेट इंफॉर्मेशन जो है वो मेंटेन करनी पड़ सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, व्हेन अ प्रोसेसर नीड्स इनपुट आउटपुट टू और फ्रॉम अ डिस्क। अगर डिस्क से उसको इनपुट आउटपुट की जो सर्विसेज हैं वो चाहिए, ठीक है ना, या उसको देनी है, तो उसके लिए वो क्या इशू करेगा, सिस्टम कॉल इशू करेगा। किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं किस पे रन होते हैं, आपके सर्वर के ऊपर रन होते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने देखे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड थे। आपके एग्जाम तक हम लोग रोज कुछ कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे एक सेट ऑफ अच्छा बंच जो है एक एमसीक्यूज का रेडी हो जाए, और साथ के साथ उनमें जो भी टॉपिक्स हैं जो एक्सप्लेन करने की जरूरत है उनको मैं साथ के साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।